हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 10 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले वीडियो को देख रहे हो आप, सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दिया करिए। चलिए शुरुआत करते हैं वन लाइनर से। जो कल पढ़े थे हम लोग उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था सीआरपीएफ ने अपना कौन सा शौर्य दिवस मनाया, तो 60वां मनाया और 1939 में स्थापना हुई थी। लिस्बन के मेयर से सिटी ऑफ ऑनर प्राप्त किया है किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसके अलावा पोषण पखवाड़ा का अभी हाल ही में संस्करण शुरू किया गया 7वां। पीएम मोदी के द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में पहली बार पोषण पखवाड़ा मनाया गया था। टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली, दुनिया के 5वें हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम इसके 6वें महासचिव नियुक्त किए गए हैं एम.ए. बेबी। आईएनएस तरकस ने अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की नौसेना के साथ मिलकर पासेक्स नाम का सैन्याभ्यास किया है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ बनाए गए सतीश चौवा। और अभी हाल ही में एक प्रसिद्ध लोक नर्तक राम सहाय पांडे का निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY इसके अभी 10 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर को देखेंगे और उनको अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसकी क्विज पीडीएफ लेकिन आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो ये साथियों मनाया जाता है 10 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, होम्योपैथी चिकित्सा के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि होम्योपैथी के जो जनक कहे जाते हैं ना, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती होती है 10 अप्रैल को, इसलिए 10 अप्रैल का दिन चुना गया है ये दिवस मनाए जाने की। ठीक है, और थीम क्या है? होम्योपैथी फॉर ए हेल्दियर फ्यूचर, नेचुरल, सेफ एंड इफेक्टिव, ये है इस बार की थीम। होम्योपैथिक एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। ऐसे ही और भी कुछ पद्धतियां हैं जो मतलब अंग्रेजी दवाइयों को या एलोपैथी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे अब देखो, इसके लिए भारत में एक मंत्रालय बनाया गया है, तो उसी से समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। भारत में इसके लिए है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय आपने नाम सुना होगा। इस आयुष मंत्रालय के तहत ये सभी टाइप की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो अंग्रेजी दवाओं या एलोपैथी के अलावा जो प्रसिद्ध हैं, उनकी बात करें अगर, तो उनमें है आयुर्वेदा, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी। ये आपको होम्योपैथी दिख जाएगा लास्ट वाला। तो ये सब जो है, इसके लिए इन सब को भी बढ़ावा देने के लिए, भाई सबका अलग अलग विश्वास होता है, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट इस हिसाब से होता है, तो इन सब को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार काम करती है और बाकायदे इसके लिए एक मंत्रालय भी है भारत सरकार में, आयुष मंत्रालय के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। तो इन्हीं में से एक होम्योपैथी भी है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जिसके लिए ये दिन डेडिकेट किया गया है। अब अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से आए हैं अभी तक, उनका रिवीजन करेंगे। जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला, आरबीआई ने नए वित्तीय वर्ष की पहली नीति समीक्षा में प्रमुख नीति दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, 1 अप्रैल से शुरू हुआ, अभी आज 10 अप्रैल है। नए फाइनेंशियल ईयर में पहली बार एमपीसी की बैठक हुई। एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, ये आरबीआई की अध्यक्षता वाली एक कमेटी होती है, एक समिति होती है जो इंडिया में पॉलिसी रेट डिसाइड करते हैं, नीतिगत दरें डिसाइड करते हैं। इनमें पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले, फिर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इनमें क्या होता है, 6 मेंबर्स होते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 6 मेंबर्स होते हैं इसमें, और जो अध्यक्षता करता है ना, वो आरबीआई का गवर्नर करता है। लेकिन इसमें 3-3 सेगमेंट में बटे हुए होते हैं। 3 इसमें सदस्य जो होते हैं वो आरबीआई से होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और 3 जो होते हैं ये गवर्नमेंट से होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से होते हैं। तो 6 मेंबर्स का ये होता है कमेटी, और जो इसका प्रेसिडेंट होता है, मतलब इसकी अध्यक्षता जो करता है, वो आरबीआई का गवर्नर करता है। आरबीआई गवर्नर जो है ये इसकी अध्यक्षता करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है
कि एमपीसी की बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, आरबीआई का गवर्नर करता है। ठीक है जी। अब मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स होंगे, एमपीसी कमेटी, और उसी के अनुसार देश में महंगाई बढ़ना या बैंकों पर रेगुलेशंस लगाना, नियम लगाना, ये इसी पर आधारित होता है। अब यहाँ पर जैसे कहा गया कि प्रमुख नीतिगत दरों में कितनी प्रतिशत की कटौती की गई, तो यहाँ पर 0.25% की कटौती की गई है। अच्छा, इसको एक और रूप में हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी आपको न्यूज़पेपर वगैरह में दिखेगा 0.25 है ना, तो इसको 25 बेसिस पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 25 बेसिस पॉइंट लिखा रहे या 0.25% लिखा रहे तो मतलब समझिए एक ही की बात हो रही है। यानी कि 1% बराबर कितना होता है, 1% मतलब हो जाएगा आपका 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है, 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट होता है। चलिए आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए 25 बीपीएस की कमी देखने को मिल रही है, बेसिस पॉइंट की कमी देखने को मिल रही है, मतलब, और वो भी प्रमुख नीतिगत दरों में, सभी में। ऐसा नहीं है कि केवल रेपो रेट में, रेपो रेट में भी कटौती की गई, बैंक रेट में भी कटौती की गई है ना। देखिए यहाँ एसडीएफ में भी कटौती की गई और ये एमएसएफ में भी कटौती की गई, सब में 0.25% या कहें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। ये आरबीआई की थी 54वीं बैठक और इसमें ये निर्णय लिया गया है। 7 से 9 अप्रैल के बीच में ये हुआ है। किसकी अध्यक्षता में, तो संजय मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी। अच्छा जी, ये 26वें गवर्नर है, शक्तिकांत दास जी की जगह पर आए हैं, वो रिटायर हो गए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, रेपो रेट की। वैसे तो बहुत बार आपको बताया गया है, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं, रेपो रेट होता क्या है। देखो, आरबीआई के बारे में एक बात आपने सुना होगा कि आरबीआई जो है ना, ये बैंकों का बैंक है। ये बात सुना है ना आपने, आरबीआई जो है ये बैंकों का बैंक है, यानी जो बैंकें होती हैं ना उनका बैंक है। बैंकों से जैसे हम लोग हैं, कस्टमर हैं, वो जुड़े रहते हैं, है ना, हम आप जुड़े रहते हैं बैंकों से, ऐसे ही बैंकें जो हैं ये जुड़ी रहती हैं आरबीआई से, है ना। यहां पर मैं बी लेता हूं, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक हो, ये सब बैंकें आरबीआई से अपनी बैंकिंग करती हैं, जैसे हम लोग अपनी बैंकिंग करते हैं इनसे। बैंकिंग करने का मतलब क्या हुआ, बैंकिंग 2-3 टाइप, कुछ मूलभूत सेवाएं प्रोवाइड करेगी बैंक, या उसी पर्पज से हम लोग जुड़े होंगे। जैसे जैसे हम लोग पैसा मान लो जमा कर रहे हों, एफडी करा रहे हों, या फिर मान लो हम लोग लोन ले रहे हों, इन्हीं माध्यमों से जुड़ते हैं बैंक से। तो जब हम लोग पैसा जमा करते हैं, अपना पैसा रखते हैं बैंकों के पास, तो बैंकें कुछ इंटरेस्ट देती हैं। इसके विपरीत अगर बैंकों से लोन लेते हैं तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है हम लोग को, बैंकें जो है वो इंटरेस्ट लेती भी हैं। सेम ऐसे ही ये बैंकें करती हैं जब आरबीआई के साथ बैंकिंग, तो आरबीआई भी इनके साथ यही करता है। क्या करता है, अगर मान लीजिए आरबीआई से ये पैसे उधार लेती हैं बैंकें, और उधार लेती हैं वो भी थोड़े समय के लिए, इनको ज़्यादा समय के लिए कम मिलता है, थोड़े थोड़े समय के लिए अगर पैसा लेती हैं, अल्पकालीन समय के लिए ये बैंकें आरबीआई से, तो बदले में आरबीआई पर इनको देना पड़ता है इंटरेस्ट आरबीआई को। वो जो इंटरेस्ट ये आरबीआई को देती हैं उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, यानी कि बैंकों द्वारा आरबीआई को दिया जाने वाला जो इंटरेस्ट है उसे कहेंगे रेपो रेट। जब ये बैंकें उल्टा करती हैं, मतलब कि अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करती हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो ये आरबीआई के पास रख आती हैं। तो जब आरबीआई के पास ये पैसा जमा करेंगे तो आरबीआई इनको देगा इंटरेस्ट। तो आरबीआई जब इनको इंटरेस्ट देता है उल्टा में, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब जब आरबीआई देगा तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे, और ये देंगे तो रेपो रेट कहेंगे। एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, कई बार मैंने देखा है प्रैक्टिस सेट वगैरह में, कि देखिए रेपो रेट जो है क्या ये रिवर्स रेपो रेट से बड़ा होता है, छोटा होता है, या बराबर होता है। तो याद रखना, रेपो रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा रहेगा हमेशा रेपो रेट, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि भाई आरबीआई को भी तो कमाना है। अगर आपको इंटरेस्ट ज्यादा देने लगेगा बदले में लेने के, तो फिर आरबीआई कैसे कमाएगा। ठीक वैसे ही आप समझो, जैसे आप लोन लेते हो तो 8 से 12% का इंटरेस्ट देते हो, जबकि जब अपना पैसा जमा करते हो तो 2.5 से 3%, 4% ही आपको मिलता है इंटरेस्ट। यानी कि बैंकें हमेशा अपना जो लेने वाला होगा वो ज़्यादा लेती हैं, क्योंकि उनको भी तो कमाना है। ऐसे ही आरबीआई भी करता है। इसी टर्म से आप ये टर्म याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। समझ में आई बात ये। चलिए, तो ये बाकी चीज़ें रही, और बाकी अपना करंट अफेयर की ई बुक वगैरह तो आती ही है, इसको आप ले ही सकते हो एमजेटी ऐप पर। इसके बारे में ज़्यादा कुछ हम व्याख्या करेंगे नहीं आज, आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डिप्टी सीआईओ किसे नियुक्त किया गया है। डिप्टी सीआईओ
ये चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात हो रही है। अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है किसे, विरल दावड़ा को। विरल दावड़ा ये बन गए हैं डिप्टी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या कहें बीएससी। बीएससी जो है देखिए इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। संस्थापक थे प्रेमचंद रायचंद्र। इसके अध्यक्ष हैं सुभाषीष चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, अध्यक्ष मैं लिख दे रहा हूं। तो सुभाषीष चौधरी इसके अध्यक्ष है बीएससी के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। और इनको अभी विरल दावड़ा को अभी बनाया गया है डिप्टी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ओके, अब देखो ये बीएससी के बारे में पहले समझ लेते हैं क्योंकि बीएससी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, मैंने बताया आपको 1875 में स्थापना हुई थी, बहुत पुरानी। ऐसे ही एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आज के टाइम पर इसको समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूरा इंडिया मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट हो, इसमें तहस नहस मचा हुआ है ट्रंप की वजह से। तो यहाँ पर बीएससी और एनएसई को देखते हैं क्योंकि शेयर मार्केट थोड़ा सा समझ में आपको इससे आ जाएगा। देखिए ये स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, कंपनियां लिस्टेड होती हैं। कंपनियां जब स्थापित होती हैं, जब उसका कोई एक मालिक रहता है तो उसे कहते हैं प्रोप्राइटरशिप में है। अगर मान लो उसके 2 से लेकर 200 तक उसमें मालिक हैं, तब उसे कहेंगे कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब मान लो 200 पार्टनर से अधिक और बढ़ता है, वो चाहते हैं कि और पब्लिक को भी पार्टनर बना लिया जाए, मतलब पब्लिक भी उसमें पैसा लगाए उनकी कंपनी में, वो भी हिस्सेदारी रखे। तो वो जो प्राइवेट लिमिटेड है ये पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड हो जाती है ना। तो ये प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड जो होना है, इसी को कहते हैं कि शेयर मार्केट में आना। तो इसके लिए ये क्या करती हैं, पब्लिक जिससे उसमें पैसा लगा ले सके इनकी कंपनियों में, तो ये बाकायदे अपना ऑडिट वगैरह करा करके सारा कुछ दिखाते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ पारदर्शी तरीके से होता है। ये अपना बीएससी या एनएससी को अपना रिपोर्ट भेजती हैं कि भाई हमको अपने यहाँ ले लो, जिससे पब्लिक भी हमारे कंपनी में पैसा लगा सके। तो ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है ना, तो ये बनने के लिए इसी मार्केट में लिस्ट होने जाती है। ठीक है, बीएससी या एनएससी में। अब बीएससी में अगर जाएगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, तो कोई भी बंदा, कोई भी आम इंसान शेयर मार्केट में इसमें पैसा लगा सकता है, शेयर अपना अपनी कंपनी की हिस्सेदारी खरीद सकता है। अच्छा, इसको मॉनिटर करने के लिए कि शेयर मार्केट कैसा चल रहा है, इसके लिए ना कुछ इंडेक्स बनाया गया है। जैसे बीएससी की बात करते हैं, बीएससी एक बड़ा बाजार है, लेकिन बड़ा बाजार में अब चूंकि आप देखो हजारों सैकड़ों कंपनियां होती हैं, तो कैसे पता चलेगा कि बाजार कैसा चल रहा है। इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ कंपनियों का ग्रुप बनाया जाता है। जैसे बीएससी में बनाया गया है सेंसेक्स। अब सेंसेक्स में ना 30 ऐसी महत्वपूर्ण जो टॉप सेक्टर की कंपनियां हैं, उनको 30 बड़ी जो कंपनियां हैं हर सेक्टर की लगभग, उनको एक साथ ग्रुप कर दिया गया और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये दिखाया गया, उनको कुछ नंबर दे दिए गए, डिजिट्स दे दिए गए। उनको बताया गया कि भाई देखो कि अगर ये कंपनियां जैसे जैसे परफॉर्म करेंगी ना, इनसे एक आइडिया लग जाएगा इस रिलेटेड सेक्टर में कैसा चल रहा है मार्केट दुनिया में, है ना। जैसे मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इन सब के लिए सबको जो टॉप कंपनियां हैं उनको रख लिया। अब वो कंपनियां कितना प्रॉफिट करने, कितना गेन करनी, इससे आइडिया लग जाता है कि भाई इंडिया का मार्केट या दुनिया में क्या रुझान चल रहा है उस सेक्टर में। ऐसे ही निफ्टी के लिए, एनएससी के लिए, एनएससी ने क्या किया कि हम बनाएंगे 50 कंपनियों का ग्रुप, निफ्टी 50 इंडेक्स बना दिया। तो इसमें 50 कंपनियों का, इसमें 30 कंपनियों का है, याद रखना। सेंसेक्स जो है ये बीएससी का ये ग्रुप है और एनएससी जो है निफ्टी का, निफ्टी जो है निफ्टी 50 एनएससी का ग्रुप है। अब ऐसे, ये तो मैं बड़ा वाला बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। निफ्टी के बैंकिंग अलग से हैं, बैंकिंग 50 है, टॉप 500 कंपनियां हैं, निफ्टी 500 है, निफ्टी 50 देखोगे, है ना, निफ्टी बैंक का देखोगे, अलग अलग सबका बना हुआ है। मोटा मोटा आप ये जानो, ठीक है। अब इसी में पॉइंट दे दिए गए हैं। जैसे आप देखते हो कि एनएससी जो है ये 23,000 के आसपास में चलता रहता है, बीएससी जो है ये आपका 73,000 74,000 के आसपास में अभी चल रहा है अभी के सिनेरियो में। तो यही पॉइंट घटते बढ़ते हैं, तो फिर पता लगता है कि भाई कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है इंडियन मार्केट में। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रमुख और नियुक्तियों को देख लेते हैं। जैसे सतीश चौवा के बारे में बात करें, कल हम लोगों ने देखा था ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का बनाया गया सीईओ। अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने। सोहनी राजोला
एनपीसीआई के कार्यकारी निदेशक बने। स्वामीनाथन एस अय्यर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के बने हैं पूर्णकालिक सदस्य। पूनम गुप्ता आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनी है। निधि तिवारी पीएम मोदी की निजी सचिव बनी है। और चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो हैं ये भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं। अगला, निम्न में से कौन सा देश नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना? तो अभी नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर बांग्लादेश ने भी हस्ताक्षर कर लिया। आर्टेमिस एकॉर्ड यह है क्या? आर्टेमिस एकॉर्ड के तहत चंद्रमा पर नासा अपनी प्रेजेंस स्थापित करना चाहता है, लेकिन उसमें चाहता है और भी देशों का सहयोग मिले। सहयोग मतलब बस नाम मात्र का रहेगा, बाकी बांग्लादेश में ऐसा कुछ है नहीं कि ये खुद की सैटेलाइट लॉन्च करते हों या इनके पास अंतरिक्ष में कुछ ऐसा विशेष हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस इसमें एक संख्या बढ़ाने मात्र के लिए गए हैं कि आर्टेमिस समझौते में चलो हम भी साइन कर लेते हैं, आगे मून पर जो भी चीजें एक्सप्लोर होंगी उसमें थोड़ा सा हम भी बखान लूट लेंगे। आर्टेमिस समझौते के तहत सारा काम नासा करेगा। अभी आपने देखा कुछ महीनों पहले मैंने क्वेश्चन बताया था कि उसमें एक रेलवे ट्रैक का, वहां पर एक ट्रैक का परीक्षण किया था नासा ने, जिससे सामान वहां पर चंद्रमा पर एक जगह से दूसरी जगह पर पोर्टेबल भी किया जा सके। तो एक दूसरे प्लैनेट की भी तलाश की जा रही है थोड़ा सा, कि वहां पर भी देखा जाए कि कैसे वहां पर चीजें एक्सप्लोर की जा सकती हैं। आपको मैंने एक बार ये भी बताया था ना कि सब चंद्रमा की तरफ क्यों भाग रहे हैं। चंद्रमा में ऐसा क्या खास है भाई? वहां 14 दिन के लिए दिन होता है और उसके बाद फिर 14 दिन तक रात रहती है, पूरा बर्फ से ढका रहता है। फिर अगले दिन मतलब 14 दिन के बाद ही सुबह होती है। तो ऐसे तो आदमी यहाँ पृथ्वी वाला तो मर ही जाएगा, लेकिन फिर भी वो लोग वहां पर जाने के लिए क्यों इतना पगलाए हुए हैं? कारण इसका है कि वहां पर H3 पाया जाता है। जी हाँ, H3, आप यहाँ पर H2 सुने होंगे ना, हाइड्रोजन, वहाँ H3 पाया जाता है। बहुत ही रेयर अर्थ मिनरल है और इसका उपयोग एनर्जी के लिए किया जा सकता है, और इतनी एनर्जी कि आपका ये न्यूक्लियर एनर्जी भी इसके सामने बहुत छोटा पड़ेगा। तो इसी की तलाश में सब लोग वहाँ पर जाने की फिराक में है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से लाया जाए, जिससे यहाँ पर कुछ ऐसा डेवलप कर दिया जाए कि बस एनर्जी खत्म ही ना हो, है ना। खैर, आर्टेमिस समझौते की स्थापना अक्टूबर 2020 में की गई थी नासा के द्वारा, और इसमें सब लोग जुड़ रहे हैं। ये गैर बाध्यकारी समझौते का एक ग्रुप है। बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और सहकारी नागरिक अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है कि सब लोग मिलजुल करके वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके। जैसे आप देखो अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका के लिए भी रूल लाया गया है। कोई वहां जाकर के ये क्लेम नहीं करेगा कि ये अंटार्कटिका का ये क्षेत्र मेरा है, नहीं। रिसर्च करने के लिए वहां पर जा सकते हो, वहां पर अपना स्थापित करो लेबोरेटरी, जैसे भारत ने भी वहां स्थापित किया है, मैत्री नाम का, है ना, कई और। तो वहां पर रिसर्च वगैरह करो, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि वो जमीन मेरी है। ऐसे ही चंद्रमा पर भी ऐसे आगे ना हो सके, इसके लिए नासा शुरू किया था। भारत 2023 से ही शामिल हुआ था, भारत भी इसमें शामिल है। दुनिया के 54 देश अब शामिल हैं। अगला, हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक आरआरबी पहल के तहत कितने आरआरबी के विलय की घोषणा करी है? तो वित्तीय सेवा विभाग ने अभी कहा है कि भाई एक राज्य एक आरआरबी पहल शुरू करे, जितने भी आरआरबी हैं उनको एक साथ मर्ज किया जाए, विलय किया जाए। ऐसे में 26 आरआरबी को एक साथ मर्ज किया गया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, गवर्नमेंट मर्ज 26 आरआरबी अंडर वन स्टेट वन आरआरबी प्लान टू बूस्ट इफिशियंसी। इफिशियंसी बढ़ाने के लिए किया गया है। आरआरबी क्या है? ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड वाला आरआरबी नहीं है ना, उसमें टोटल 21 आरआरबी है। ये भी बात ध्यान रखना, ये रेलवे वाला जो है ना, जो आप सुनते हो ना कि आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी अजमेर, आरआरबी चंडीगढ़, ये 21 ही है ना। और जोन कितने हैं? 18 जोन है उसमें। खैर, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रीजनल रूरल बैंक्स की। रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं इनका मर्जर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे आपको अगर याद हो तो 2020 में, 2019 में पहले तो किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर। देना बैंक और विजया बैंक जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुआ था। उसके बाद तो फिर 2020 में ना 14 बैंकों का शायद राष्ट्रीयकरण एक साथ किया गया, ठीक है, नेशनलाइजेशन किया गया। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी। अब आज के टाइम पर केवल 12 सरकारी बैंकें हैं, टोटल 12 सरकारी बैंकें हैं जो पब्लिक सेक्टर की बैंकें हैं, आरबीआई को छोड़ करके। आरबीआई पब्लिक सेक्टर की बैंक नहीं है। आरबीआई जो है ये बैंकों के लिए बैंक है। पब्लिक सेक्टर की बैंक मतलब कि जो पब्लिक के लिए काम करे और गवर्नमेंट हो, है ना। तो पब्लिक सेक्टर की केवल 12 ही सरकारी बैंकें हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। खैर, यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात हो रही है, तो ऐसे 26 आरआरबी के विलय की घोषणा की गई है
एक राज्य एक आरआरबी पहल के तहत वर्तमान में 26 राज्यों में अगर बात करें तो टोटल 43 आरआरबी संचालित हैं। 700 जिलों में सेवा देने वाले 28 आरआरबी, 22,000 से अधिक शाखाएं इसमें हैं। ठीक है, जैसे आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में देखते हो, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये यूपी में काफी प्रचलित है ना। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। आगे देखते हैं, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनाया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र जो है ये बनने जा रहा है ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा में बनने जा रहा है। देखिए, ओडिशा इन्वेस्टर समिट में इसकी घोषणा की गई है 8 अप्रैल को। हरदीप सिंह पुरी जी आपको दिख जाएंगे, ये मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री। तो पारादीप ओडिशा में 61,077 करोड़ रुपए के खर्च से सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनाया जाना है ओडिशा में। किसकी मदद से? IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है ये एक महारत्न कंपनी है। इसकी मदद से सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनाया जाएगा भारत का। ओके, अगला उड़ीसा के बारे में भी जान लो। उड़ीसा कई दिन बाद आया है। उड़ीसा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। भुवनेश्वर राजधानी है। मोहन चरण मांझी बीजेपी पार्टी से यहाँ के CM है। कम्भमपति हरिबाबू नायडू ये यहाँ के गवर्नर हैं। झील की बात करें तो चिल्का झील है यहाँ पर। चिल्का झील से 3 पॉइंट याद रखिएगा। एक तो ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है, भारत की पहली रामसर साइट है ये। इसके अलावा खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और किस टाइप की झील है? लैगून टाइप की झील है, लैगून झील है। अंसुपा झील है, यहाँ कंजिया झील है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है। चंदका हाथी विहार है। भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क से मैंने आपको बताया है ये दूसरा सबसे बड़ा मैग्रोव क्षेत्र है ना। दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रोव क्षेत्र कौन सा है पता है? सुंदरवन का जो क्षेत्र है, सुंदरवन नेशनल पार्क जिसके तहत आ जाता है, वो क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रोव वन क्षेत्र है। मैग्रोव वन क्षेत्र मतलब जो खारे पानी के पास में जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, खारे पानी के पास में जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, बड़े रिजर्व होते हैं, मैग्रोव क्षेत्र की संख्या में गिने जाते हैं। तो यहीं पर है, पश्चिम बंगाल में है वो। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन का डेल्टा भी आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। घुमरा, छाऊ, सांवरी, संचार, पैका, गरुड़ वहां प्रमुख लोक नृत्य हैं। 30 जिले हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं। लोकसभा में यहाँ से 21 और राज्यसभा में 10 सीट जाती है। उड़ीसा अपना बॉर्डर लगाता है वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के ISAR में किस देश को नियुक्त किया गया है? ISAR में किस देश को नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में भारत को 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। ISAR का क्या मतलब है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। इसके लिए चुना गया भारत को अगले 3 सालों के लिए, 25, 26 और 27 के लिए। ठीक है, तो वित्तीय रिपोर्टिंग संरचनाओं के विकास में योगदान करेगा भारत। ओके, ये UNCTAD के तहत आता है, वैश्विक लेखांकन और रिपोर्टिंग के मानकों पर। इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये सभी फुल फॉर्म जो हैं ये पूछे जाते हैं, इसलिए जब भी मैं आपको यहाँ पर कंटेंट देता हूँ तो फुल फॉर्म भी आपको जरूर देता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चन ऑप्शंस में वहां पर कंफ्यूजन की जाती है, ग्रेट। ठीक है, आगे अप्रैल 2025 में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बालाजी नूथलापड़ी ये बन गए हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ये दूसरी सबसे बड़ी लघु वित्त बैंक है या स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है भारत में। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, और 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। चेन्नई में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं अरुण रामनाथ। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती है? ये RBI के द्वारा अप्रूव्ड एक छोटी मोटी गतिविधियों को करने के लिए, छोटी मोटी बैंकिंग गतिविधियों को करने के लिए एक बैंक होती है। छोटी मोटी गतिविधियां मतलब कि जैसे इसमें लिमिट्स होती है कि लोग इतने से ज़्यादा पैसा नहीं रख सकते, इतने से ज़्यादा आप लोन नहीं सेट कर सकते, दे सकते लोगों को। छोटे मोटे जो बैंकिंग काम होते हैं उनके लिए होता है। कोई बड़ा लोन नहीं देंगे, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं करवाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेलेंगे। मतलब जैसे ग्रामीण बैंकें होती है ना, ऐसे ही समझो प्राइवेट सेक्टर के लिए एक लघु विकास बैंक। ठीक है, तो ये होता है। तो 29 मार्च 2025 से ये प्रभावी होंगे। बालाजी नथुलापड़ी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्यकारी निदेशक होने वाले हैं।
अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पहला हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र खोला है? तो देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भारत का पहला हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र खोला है। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8 अप्रैल 2025 को इन्होंने जा करके इसका उद्घाटन किया, लॉन्चिंग करी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में, ठीक है, चेनानी के नत्था टॉप में। अब ये क्या करेगा, ये सटीक जलवायु और मौसम पूर्वानुमान करेगा, सटीक जलवायु और मौसम पूर्वानुमान, इसीलिए इतनी हाइट पर जाकर के इसको स्थापित किया गया। अमूमन ऐसे जो केंद्र हैं ये आपको उत्तराखंड में, लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में ऐसी जगहों पर मिलेंगे जहां पर समुद्र तल से ऊंचाई अमूमन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जितेंद्र सिंह जी ने भारत स्विस संयुक्त अनुसंधान परियोजना आइस क्रंच लॉन्च किया। आइस क्रंच का मतलब उत्तर पश्चिम हिमालय में बर्फ के कण और बादल संघनन नाभिक के गुण, ठीक है। इसको भी हरी झंडी दिखाई है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहली लाइन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग पर अभी समझौता हुआ है? भारत और इजराइल के बीच में हुआ है द्विपक्षीय कृषि समझौते पर। देखो, इजराइल जो है ना, 2 सेक्टर में बहुत आगे है। एक तो इनका डिफेंस सेक्टर, ठीक है, दूसरा इनका एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको याद होगा सिक्किम में इन्होंने समझौता करके सिक्किम को पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला राज्य बना दिया। इजराइल की ही मदद से आज सिक्किम पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला इकलौता और पहला राज्य है भारत का। इजराइल की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है। इजराइल की मदद से मेघालय वगैरह पूर्वोत्तर के कई राज्य जो हैं इजराइल की टेक्नोलॉजी का यूज करके काफ़ी अच्छी खेती करते हैं। इजराइल में एग्रीकल्चर से वहाँ की टेक्नोलॉजी को और लेने के लिए यहाँ पर समझौता हुआ है द्विपक्षीय, ठीक है ना। और बाकी डिफेंस मामले में तो आप जानते हो इजराइल का लोहा है ही। तो इंडिया और इजराइल ने अभी एग्रीकल्चर डील की है बूस्ट कोऑपरेशन एंड फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये शिवराज सिंह चौहान जी जो कि वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, इनके बीच में हुआ है इजराइल की कृषि मंत्री एवी डिचर के साथ मिलकर के दिल्ली में। तो ये समझौता मृदा एवं जल प्रबंधन, बागवानी और कृषि उत्पादन, कटाई उपरांत और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और कृषि मशीनरीकरण, पशुपालन, रिसर्च डेवलपमेंट, इन सब पर हुआ है, ठीक है। चलिए, 1992 में ऑफिशियल तौर पर राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे भारत और इजराइल से। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। खैर, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चन कम लेते हो सर, बैंकिंग वाले नहीं लेते हो क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, कोशिश की जाती है बैंकिंग सेक्टर का भी क्वेश्चन लेने का, जो इंपॉर्टेंट होता है वो लिया जाता है, ठीक है ना। जबरदस्ती का क्या लें। खैर, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए। कल मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में पुरुष वर्ग के लिए पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत दूसरे स्थान पर रहा था। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY जो है, ये इसमें योजना में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है या राज्य शामिल नहीं है? वो है पश्चिम बंगाल। आज आपको क्या बताना है, पोषण अभियान की शुरुआत PM मोदी ने 2018 में कहां पर की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। अप्रैल 2025 में भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के बाद पुर्तगाल की यात्रा की है? दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑफ द डे जो होता है ना, इसको भी मैं ई बुक में डाल दिया रहता हूँ। तो ई बुक जो है ना, लास्ट में जब खोलोगे ना, तो ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा जाता है, इसके भी क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे जो महीने भर पूछे गए रहते हैं, ठीक है। तो आप उसको भी जाकर रीड आउट कर लिया करो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।